दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिएगा कितनी बार रेलवे में एनटीपीसी बड़े लेवल के एग्जाम भी देखिएगा, आरआरबी जेई भी देखिएगा। और दोस्तों बात करें ग्रुप डी में भी ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसी तरह दोस्तों इस वाले क्वेश्चन की बात करें, आप लोग देखिएगा ये वाली क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूर्ण रूप से डिटेल भी यहाँ पर दिया गया है, सभी क्वेश्चन का डिटेल में पूर्ण रूप से समझाया गया है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पादपों का कौन सा अंग वाष्पोत्सर्जन को रोकने के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करता है? सुरक्षा भी प्रदान करता है वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ। अगर दोस्तों बात करें केवल वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों रंध्र। वाष्पोत्सर्जन के लिए रंध्र हो जाएगा, जिसे बोला जाता है दोस्तों स्टोमेटा। जिसको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में इसको रंध्र बोला जाता है। यह कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? इसकी बात करें तो यह पत्तियों में उपस्थित होता है मुख्य रूप से, लेकिन दोस्तों पादपों के बाहरी सतह जिसको एपिडर्मिस बोला जाता है उसमें भी यह पाया जाता है। अब दोस्तों यह तो हो गया बात दोस्तों केवल वाष्पोत्सर्जन से रिलेटेड, केवल वाष्पोत्सर्जन। अगर बात करें वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करने का काम कौन करता है, तो यह हो जाएगा दोस्तों, इसको बोला जाता है क्यूटिन। ऑप्शन नंबर सी इसको सही आंसर हो जाएगा। क्यूटिन का काम होता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ यांत्रिक सुरक्षा भी प्रदान करना, यांत्रिक सुरक्षा भी प्रदान करना। यहाँ पर दोस्तों एक बोला गया स्क्लेरल काइमा, इसका काम क्या होता है? स्क्लेरल काइमा का काम होता है दोस्तों पादपों का बाहरी आवरण प्रदान बनाने के लिए, जो कठोर आवरण होता है, कठोर आवरण बनाने के लिए दोस्तों स्क्लेरल काइमा ही जिम्मेदार होता है। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, नारियल का बाहरी कवर या फिर नारियल की जो भूसी होती है यह स्क्लेरल काइमा ऊतक से बनी होती है। और दोस्तों कोकोनट ऑयल, कोकोनट जो उसका कवर होता है वह भी दोस्तों स्क्लेरल काइमा का बना होता है। जैसे दोस्तों मूंगफली का जो कवर होता है वह भी दोस्तों स्क्लेरल काइमा का बना होता है। ये सभी एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके डिटेल्स की बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा एक एक टॉपिक को वो यहाँ पर समझाया गया है। आप लोग देखिए क्यूटिन, पहले नंबर क्यूटिन क्या होता है? यह पौधों की एपिडर्मल कोशिकाओं, मतलब एपिडर्मल मतलब दोस्तों पादपों की सबसे बाहरी वाली कोशिका को एपिडर्मिस बोला जाता है। तो बोला गया है यह पौधों की एपिडर्मल कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक मोमी जल अवैध फैटी पदार्थ होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह पत्तियों और तनों की बाहरी सतह पर क्यूटिकल परत बनाता है, जो पानी के नुकसान वाष्पोत्सर्जन को रोकने और सुरक्षा प्रदान करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों क्यूटिन। क्यूटिन के बारे में ये सभी दोस्तों नोट कर लीजिएगा। विशेषता क्या है इसका? यह पौधों को रोग जनकों और सूखे से बचाता है। पौधे में अगर कोई फंगस लग रहा हो, कोई कीट लग रहे हो दोस्तों, कोई कीड़ा लग रहा हो, उनको दोस्तों वहाँ से यह रोकने का काम करता है। ये हो गया दोस्तों क्यूटिन का काम। अब दोस्तों पेक्टिन क्या होता है? पेक्टिन और रंध्र क्या होता है? पेक्टिन क्या है दोस्तों? देखिएगा पेक्टिन यह पौधों की प्राथमिक कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले एक जटिल घुलनशील फाइबर या फिर पॉलीसैकेराइड होता है। यह दोस्तों याद रखिएगा, पॉलीसैकेराइड के रूप में यह क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर रखिएगा। अगर पॉलीसैकेराइड अगर देखने को मिले तो निसंदेह आप लोग दोस्तों पेक्टिन लगाकर चले आइएगा। अब पेक्टिन का कार्य क्या होता है? कार्य के बारे में, यह कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रखने, कोशिका भित्ति का सीमेंट के रूप में कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। इसका उपयोग यह फलों जैसे सेब और नींबू में प्रचुर मात्रा में होता है और जेलिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों बात करें रंध्र क्या होता है? रंध्र ये पत्तियों में, तनों में और अन्य वायवीय भागों में एपिडर्मिस पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र होता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। या कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्तियों में पाया जाता है, ब्रांच मतलब शाखाओं या फिर तनों पर भी पाया जाता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है रंध्र के प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का विनिमय करना। गैसों मतलब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय आदान प्रदान करना, और वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प को छोड़ना इसका मुख्य भूमिका निभाता है। अगर दोस्तों वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करने की बात अगर करें तो हो जाएगा दोस्तों क्यूटिन। तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यूटिन। लेकिन दोस्तों केवल वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो यह हो जाएगा दोस्तों रंध्र। यह सभी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जितना भी इसमें ऑप्शंस दिए थे उन सभी के बारे में पूर्ण से डिटेल में बात कर लिया गया है। अगर दोस्तों कोई भी डाउट अभी भी लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। उसके साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला गया है दबाव। दबाव मतलब दोस्तों दाब का SI इकाई क्या होता है? दाब क्या होता है दोस्तों? दाब जैसे प्रेशर बोला जाता है, दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे दोस्तों क्षेत्रफल।
बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल याद रखिएगा। बल बटे क्षेत्रफल यह दाब का इकाई होता है। दाब को पी से डिनोट किया जाता है। पी मतलब प्रेशर, बल का एफ हो जाएगा, क्षेत्रफल का ए। अब एफ का मतलब बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ए का हो जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया है, तो यह एसआई इकाई की बात करें तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एसआई इकाई की बोला गया है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कितनी बार यह पूछा गया है, तो इसको दोस्तों डायरेक्ट याद रखिएगा। दाब का एसआई इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर पूर्ण रूप से दिया गया है एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसे पास्कल भी कहा जाता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल भी कहा जाता है। यह एक दोस्तों अदिश राशि होती है। दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बनता है, हर बार क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में क्या होता है, बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में दोस्तों कम होता है। पानी का घनत्व दोस्तों ज़्यादा होता है, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है। अब जिसका घनत्व दोस्तों कम होगा वह ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वह दोस्तों नीचे रहेगा। तो पानी नीचे रहेगा, बर्फ़ ज़्यादा रहेगा, तो इसका घनत्व दोस्तों क्या होता है, पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पानी से कम होता है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए यह पानी है, यह दोस्तों पानी है, इसमें दोस्तों कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, इतना दोस्तों इतना पार्ट पानी में इसका डूबा हुआ है, यच पार्ट। और दोस्तों इसके द्वारा, पानी के द्वारा कितना बल लगाया जाता है, पानी के द्वारा दोस्तों पानी उतना ही बल लगाएगा जितना दोस्तों बर्फ़ पानी को डिस्प्लेस करेगा। बर्फ़ जो है पानी जितना वहाँ से हटा पाएगा उतना ही बल, उसके इक्वल बल दोस्तों पानी के द्वारा ऊपर की सतह पर, ऊपर की तरफ दोस्तों पानी के द्वारा लगाया जाता है। इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है दोस्तों, उत्प्लावनवाद का सिद्धांत। उत्प्लावनवाद का सिद्धांत यह बोला जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, आर्किमिडीज ने। यह सिद्धांत दिया था दोस्तों आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया था, उत्प्लावनवाद का सिद्धांत। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर कोई टुकड़ा, बर्फ़ का टुकड़ा उतना ही बल लगाएगा पानी पर जितना कि दोस्तों पानी ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ ये फैक्ट याद रखिएगा। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिकतम होता है, इसको भी याद रखिएगा। बर्फ़ का घनत्व दोस्तों याद रखिएगा, बर्फ़ का घनत्व जो होता है पानी की घनत्व से 9% कम होता है, 9% कम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% कम होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। बोला गया है निम्नलिखित में से किस अणु में एकल सहसंयोजी आबंध होता है, निम्नलिखित में से किस अणु में एकल सहसंयोजी आबंध होता है। एकल सहसंयोजी आबंध से मतलब है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये हाइड्रोजन का अणु है, इसके बीच में एक सिंगल बांड बनाने का गुण को बोला जाता है एकल सहसंयोजी बंध। और दोस्तों यह सिंगल बांड की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस अणु के बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ता है, मतलब आदान कक्ष को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन या फिर तो त्यागेगा वह, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उसको दोस्तों बोला जाएगा एकल सहसंयोजी आबंध। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का होता है दोस्तों एक, तो इसके कक्ष में हो जाएगा दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, यहाँ पर दोस्तों कुछ एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, इसको पूर्ण रूप से अपना कक्ष बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए तो क्लोरीन की बात करें तो ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसके दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,7, 2,8,7 ये हो जाएगा दोस्तों। इसके भी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इसको पूर्ण करने के लिए दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका भी यह भी कैसा हो जाएगा दोस्तों, एकल सहसंयोजी आबंध बनाने का गुण क्लोरीन भी रखता है, इसको याद रखिएगा। अब इसके यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन अपनी बाह्य कक्षा पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए एकल सहसंयोजक बंध बनाने के निर्माण में जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला गया है निषेचन के बाद
युग्मनज, निषेचन के बाद युग्मनज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड ओव्यूल के भीतर कौन सी संरचना बनाता है? निषेचन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों, युग्मनज जाइगोट अनेक बार विभाजित होकर बीजांड में के भीतर कौन सी संरचना बनाता है? बीज बनाता है, फल बनाता है, भ्रूण बनाता है, या फिर वर्तिका? वर्तिका तो नहीं होगा दोस्तों, वर्तिका एकदम ऊपर वाली पार्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात किया जाए, कुछ इस तरह से होता है दोस्तों फीमेल पार्ट। यह होता है दोस्तों फीमेल पार्ट। क्या होता है? यह फीमेल पार्ट, स्त्री केसर। यह होता है दोस्तों स्त्री केसर। यह होता है स्त्री केसर। अब यहाँ से दोस्तों निकलता है, यह होता है पुरुष, नर भाग। नर भाग, यह होता है नर भाग। यहाँ से दोस्तों इसको बोला जाता है पराग कोश। यह होता है दोस्तों पराग कोश। यहाँ से दोस्तों पराग कण निकलकर यहाँ पर जाते हैं, पराग कण निकलकर दोस्तों कुछ यहाँ से पर जाते हैं। अब इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। इसको क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र। और यहाँ से एक नली होती है, इस नली को क्या बोला जाता है दोस्तों? वर्तिका। ऊपर वाले के भाग को बोला जाता है वर्तिकाग्र, नली को बोला जाता है वर्तिका। यहाँ पर दोस्तों एक भाग होता है, इसको बोला जाता है ओवेरी। ओवेरी बोला जाता है, मतलब अंडाशय। इसको बोला जाता है दोस्तों ओवेरी, अंडाशय, याद रखेगा। यहीं पर होता है दोस्तों बीजांड। बीजांड में दोस्तों यहाँ पर परागकण दोस्तों वर्तिका के माध्यम से आकर बीजांड में मिलते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं दोस्तों? ये एम्ब्रियो का स्टेज ले लेता है, मतलब भ्रूण का निर्माण करते हैं। एम्ब्रियो का स्टेज ले लेता है, मतलब भ्रूण का निर्माण करते हैं। इसको याद रखिएगा। अब इसके पूर्ण से डिटेल की बात करेंगे, अभी देखिएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है, जब नर युग्मक परागकण मादा युग्मक अंडाणु को निषेचित करते हैं तो एक द्विगुणित गोलाकार संरचना बनती है, जिसे युग्मनज, जिसे जाइगोट कहा जाता है। और युग्मनज विभाजित होकर बीजांड के भीतर भ्रूण का निर्माण करते हैं, मतलब एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और समानतः बीजांड एक बीज में और अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है। याद रखिए, बीजांड एक बीज में और दोस्तों अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है। इसको याद रखिएगा। बाकी दोस्तों वर्तिका, वर्तिकाग्र और दोस्तों अंडाशय के बारे में याद रखिएगा। और सभी के सभी पॉइंट एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं बनता? फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट तो Fe2SO4 फेरस सल्फेट हो जाएगा। इसको दोस्तों गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस दोस्तों सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, यह तीनों दोस्तों बनता है। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनता है दोस्तों? गर्म इसको किया जाता है। गर्म करने पर क्या बनता है? यह होता है फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र। यह हो जाएगा दोस्तों फेरिक ऑक्साइड FeO3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, SO3 दोस्तों हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें से बोला गया दोस्तों फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों सूत्र क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें नहीं बनता है। फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया है उत्तल दर्पण द्वारा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु के लिए आवर्धन यम का मान दिया दोस्तों, आवर्धन क्षमता यम का मान दिया 0.2। तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज का मान पूछा है, हाइट ऑफ इमेज का मान पूछा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान दिया दोस्तों 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और दोस्तों यम का सूत्र क्या होता है? यम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यम का मान हो जाएगा 0.2 बराबर हाइट ऑफ इमेज का मान पूछा है, हो जाएगा दोस्तों 5। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब 1 सेंटीमीटर।
5 दूनी 10 मतलब 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आवर्धन का मान दोस्तों, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, लेकिन आवर्धन केवल पूछे, केवल उत्पन्न आवर्धन की मान करे तो दोस्तों उसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला गया है मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। मतलब दोस्तों बोला गया मानव शरीर में जो मांसपेशी होता है, मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? मानव शरीर में मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? टेंडन होगा, स्नायु बंधन जिसे लिगामेंट बोला जाता है होगा। सॉरी दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे। मानव शरीर में मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? कौन होगा दोस्तों? टेंडन होगा जिसे लिगामेंट होगा जिसे स्नायु बंधन बोला जाता है, मसल फाइबर पेशी तंतु होगा, या फिर कार्टिलेज जिसे उपास्थि बोला जाता है। तो इसकी बात किया जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, टेंडन। दोस्तों बात करेंगे स्नायु बंधन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, टेंडन क्या होता है, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आइएगा, नीचे यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। टेंडन क्या होता है? टेंडन होता है यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, जिससे गति होती है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है टेंडन। स्नायु बंधन जिसे लिगामेंट बोला जाता है, याद रखिएगा। लिगामेंट कभी कभी लिखकर एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, लिगामेंट क्या होता है? यह एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का काम करता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का काम करता है। कार्टिलेज एक प्रकार का उपास्थि मतलब हड्डी का होता है दोस्तों, यह नरम हड्डी होती है। यह क्या होता है दोस्तों? यह शरीर में हड्डियों को जोड़ों के बीच पाया जाता है। पाए जाने वाले एक चिकना, लचीला और मजबूत संयोजी ऊतक होता है। चिकना, लचीला और मजबूत संयोजी ऊतक होता है। कार्टिलेज शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हड्डियों के जोड़ों पर, नाक में, कान में दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों तारू जीभ के ऊपर वाले हिस्से पर तारू पर दोस्तों पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। कार्टिलेज शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के जोड़ों पर, नाक पर, कान पर, और दोस्तों मुंह पे ऊपर दोस्तों तारू पर पाया जाता है, तारू पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बोला गया एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके दोस्तों डिटेल में सोल्यूशन की बात किया जाएगा डायरेक्टली। तो दोस्तों बोला जाता है एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का दोस्तों आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और दोस्तों आवेश के रूप में इसको निकालने के लिए आवेश के रूप में मान लीजिए क्यू होता है, तो 1/1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम से डिवाइड कर देंगे तो यह कुछ होकर आ जाएगा दोस्तों 16 छक्का 96, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली याद रखें एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होता है दोस्तों 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ये भी याद रखेगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक आवेश में इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका डिटेल में भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक कार समान वेग v से एक निश्चित दिशा दूरी यश तय करती है, जिसमें एक बल F उसी दिशा में कार्य करता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होता है दोस्तों? किया गया कार्य अगर उसी दिशा में सेम दिशा में हो जाएगा दोस्तों, होता है FS cos थीटा। अब सेम दिशा में हो जाएगा दोस्तों तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो cos 0 का मान हो जाता है 1, तो F गुणे यश बचेगा, F गुणे यश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, F गुणे यश। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मान लीजिए किसी एक दिशा में बल लगाया गया हो और कार्य दोस्तों उसके लंबवत हो रहा हो, कार्य
यहाँ से एफ लगाया गया हो और कार्य दोस्तों लंबवत हो गया हो तो दोस्तों किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य दोस्तों कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान होता है दोस्तों शून्य। cos 90 अंश का मान कितना होता है, शून्य। तो कार्य किया गया कार्य हो जाएगा दोस्तों शून्य, याद रखिएगा। या दोस्तों फार्मूला याद रखिएगा, एफ एस कॉस थीटा, किया गया कार्य हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका डिटेल में भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। बोला गया जब किसी वस्तु पर एफ उसी दिशा में लगाए गए बल में विस्थापन डी हो रहा हो तो किया गया कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, और थीटा के फॉर्म होता है बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा। इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।